गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। जो मैंने अभी बताया 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के बारे में, तो पहले भी डिटेल डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। तो इसके बाद चलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो देखें, शुरू से मैं फिर से एक बार दिखा दूं। यहाँ हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, तो क्या क्या कौन कौन से प्रोसीजर थे। तो एक सिंपल मेजॉरिटी वाली, उसके बाद आर्टिकल 368 जो मेंशन करता है स्पेशल मेजॉरिटी की बात। तो मैंने ए पॉइंट जो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये बता दिया अभी जो डिस्कस किया। अब उसके बाद चलते हैं सेकंड बी पॉइंट में, उसके बाद चलेंगे सी में। तो ये सब हो गया, ये सब सारा डिस्कस हो गया है। और ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल कितने एरिया हैं पता ही है। 5th शेड्यूल टोटल पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ हैं ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट टोटल 10 है। और 6th शेड्यूल AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो
सॉरी, उल्टा हो गया। इसमें 10 है, 3 3 6 3 9। त्रिपुरा में एक है ट्राइबल रीजन, असम में 3, मेघालय में 3 और मिजोरम में 3। मिजोरम में मैंने बताया था चकमा, माड़ा, लाई। और असम में है आपका बोडोलैंड हो गया। सब पहले से डिस्कस किया हुआ है, सारा इमेज पिक्चर। आई थिंक मैंने जब यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ाया था तो वहाँ डिस्कस किया है, पहले जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही मेघालय में जो ट्राइबल एरिया है, गारो, खासी, जयंती है, उसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो 6 शेड्यूल हो गया। 5th शेड्यूल, सॉरी, कितने स्टेट में है मैंने ये बताया था, इंडिया के कितने हैं। जैसे कि झारखंड में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, आपका राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में। तो फिर उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ऐसे ऐसे लगभग अप्रॉक्स 10 स्टेट्स हैं जहाँ ये शेड्यूल एरिया है। तो खैर वो सारा चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। अब चलते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके बारे में अभी डिस्कशन होगा। तो देखें, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो ये बता दूं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ डिस्कस होने जा रहा है, तो ये बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये आर्टिकल 368 के पार्ट है। आर्टिकल 368 में क्या प्रोविजन है, कैसे प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कहाँ बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कितना मेजोरिटी चाहिए, सब वो इससे पहले मैंने इसके बारे में पॉइंट, आर्टिकल 368 के बारे में पूरा पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ थोड़ा जो इसके काम की बातें हैं तो चलते हैं। देखें, इसमें कहा गया है कि इसमें जो अमेंडमेंट की जो बातें कही गई है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ का क्या मतलब है, इस स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखें, आगे थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूँ। इसमें जो आया है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबरशिप है उसका। ठीक है, तो उसकी मेजोरिटी, उसमें मेजोरिटी में जैसे मोर देन 50%, एंड जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोट देने के लिए तो उसका 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखिए एक आया इसमें टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप क्या होता है, देखते आगे एक्सप्लेन करता हूँ। द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स comprising the house irrespective of the fact whether there are vacancy or absentee। in the sense क्या हुआ, टोटल मेंबरशिप मतलब अगर 543 लोकसभा में सीट है, ठीक है, 543 में से एक पल के लिए आप मान लो कि 13 सीटें नहीं है, 13 सीटें वैकेंट है। कुछ भी रीजन से वैकेंट हो सकता है, किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई पर्सन की डेथ हो गई, या कहीं का इलेक्शन नल एंड वॉइड किया गया, इलेक्शन पे कुछ ऐसा, 530 सीट बचे। तो अगर यहाँ स्पेशल मेजोरिटी की बात होगी तो 530 का मोर देन 50% नहीं होगा। यहाँ 543 जो 543 है ना, उसका मोर देन 53%, मतलब 272 सीटें होगी, वो होगा एक क्राइटेरिया में। तो टोटल स्ट्रेंथ की बात हो गई, यानी टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जितना उस हाउस का मेंबरशिप है, खाली हो नहीं खाली हो उससे डजंट मैटर। तो ये इसका मतलब हुआ। तो अब देखो इसका मतलब इससे, और एक तो ये होना चाहिए, ठीक है, 50%। तो अब एक पल के लिए मान लिया जाए, जैसे कुछ मैं लिख कर बता देता हूँ, देखो। जैसे टोटल सीट्स कितने हैं, अ, इसके लिए मैं अलग से एक पेज डालता हूँ। जैसे देखो, थोड़ा ये क्लियर दिख नहीं रहा है, इसके लिए थोड़ा पेन को बड़ा कर लिया जाए। हाँ जी, देखें, टोटल अगर सीट है कितना,
543, ठीक है, 543 सीट है। अगर इसमें अगर खाली हो गए 13 सीट, अब्सेंट है या अब्सेंट नहीं, ये हो जाएगा वैकेंट, ये वैकेंट है। सीट बचे कितने, 530, ठीक, 530 बचा। तो इसमें ये कहा जाएगा क्या कि 50% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का। तो इसका 50% नहीं, इसका 50%, इसका 50%, मोर देन 50%। बात है किसकी, मोर देन 50%, 50% सिर्फ नहीं, 50% से ज़्यादा। तो इसका 50% आप निकालोगे, इसका हाफ से अधिक, एक ज़्यादा, तो हाफ करोगे तो 270, ये हो जाएगा 272, ये हो जाएगा इतना, ठीक, मोर देन 50%। अगर 443 में से अगर हाउस में मेंबर कितने प्रेजेंट है, एक पल के लिए मान लिया जाए हाउस में मेंबर प्रेजेंट है आपका 530, तो मान लिया कि उसमें थे ही नहीं, ठीक। हाउस में मेंबर आपके हैं, बताता हूं, हाउस में मेंबर आपके हो गए, चलो कोई भी एक एग्जांपल दे देते हैं। हाउस में अगर मेंबर है 514, वहाँ प्रेजेंट है, 514 थोड़ा दिक्कत हो जाएगा डिवाइड करने में, तो हो जाएगा 3 न 513 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका 513 का इसका आप करोगे 2/3 कितने होंगे, इसका अगर आप 2/3 निकालोगे, 2/3, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 एकम 3, तो एक हो जाएगा आपका 342। देखें, तो ये आया आपका, इसका 2/3 किया जाए 513 का, 2/3 अगर किया जाएगा इसका, तो हो जाएगा आपका 17, हाँ 342, 2/3 हुआ आपका 342। अब मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द और हाउस से देखा जाए तो हुआ 272। तो 50% वाला क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना है, ठीक है, एंड मोर देन 2/3 वाला मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसमें से 513 मेंबर प्रेजेंट भी थे, वोट भी किया है मतलब। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आया 342, और ये 50% वाला क्राइटेरिया के हिसाब से आया 272। तो यानी दोनों को फुलफिल करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने होना चाहिए, 342 अगर रहेंगे तो 2/3 वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, अब मोर देन 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो गया। तो यानी इस केस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको पास करवानी है, तो कम से कम 342 मेंबर का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उनका वोटिंग में उनका यस चाहिए। तो ये हुआ 2/3 एंड मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो अब चलते हैं जहां से हम लोग, जहां पीछे रुके हुए थे, तो कहाँ था हमारा, चलो जी, तो ये हुआ। अब देखें, although the special majority mentioned in article 368 is applicable only to the voting at the final stage, but देखें, the Lok Sabha rules mention adherence to this constitutional requirement at all effective stage of the bill। इसका कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया, संविधान में जो मेंशन है आर्टिकल 368 के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए 2/3 एंड मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ क्या मतलब है बता दिया, लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी को ये नहीं बोला गया है। देखिए, जब बिल पास होती है, मतलब कहीं बिल अगर लोकसभा या राज्यसभा में जाती है, तो वो डिफरेंट स्टेज से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल के लिए, जैसे मैं बताऊं कि इंट्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग,
फिर सेकंड रीडिंग स्टेज होता है, थर्ड रीडिंग होता है, फिर दूसरे हाउस में जाती है, प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, मतलब अनुमति होती है और वो एक्ट बनता है। तो इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि जब फाइनल ये पास होगा उस स्टेज में, जो फाइनल स्टेज है कि हाँ सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इस बिल को पास करने के लिए अनुमति दी, तो वहां पर फाइनल स्टेज के लिए कहा गया है कि स्पेशल मेजोरिटी की चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा राज्यसभा में, तो वहाँ वहाँ का जैसे कि अपना लोकसभा का अपना रूल्स एंड प्रोसीजर है, एंड बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अपना रूल्स है। उसमें ये मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए जब लास्ट में जो वोटिंग हुआ स्पेशल कि यस मतलब पास हो या ना हो, उस स्टेज पर ही सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। बीच में जब डिस्कशन चलता है, जैसे कि अमेंडमेंट बिल है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को आपस में स्क्रूटिनाइज किया जाता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डिस्कशन के बाद पार्टिकुलर पार्टिकुलर उसको सेक्शन को, ठीक है, उस पर डिबेट हुआ, ठीक है, उस पर अपना कोई पॉइंट रखा, उस पर कोई अमेंडमेंट करना है तो किया। लेकिन अगर उस सेक्शन को भी पार्टिकुलरली अगर जो इफेक्टिव स्टेज कहा गया, जो इसको नाम देखें, बोला गया कि लोकसभा मेंशन adherence to this constitutional requirement at all the effective stages of the bill। तो जब उस पोर्शन को भी डिस्कस किया गया, ठीक है, तो उस पोर्शन के लिए भी अगर वोटिंग की गई पार्टिकुलरली, तो वहां पर भी हर जगह स्पेशल जहां वोटिंग की बात हो गई, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है चलो वाले, लेकिन उस पार्टिकुलर पोर्शन को उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बांट दिया गया, वहां भी वोटिंग जब हो रही है तो उस स्टेज पर भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और जब सारे को सेक्शन को एक साथ जब कंबाइन करके जब फाइनल जो वोटिंग हो रही है एक हाउस में ही, जब फाइनल वोटिंग हो रही है, तो वहां तो स्पेशल मेजोरिटी है ही जो आर्टिकल 368 मेंशन करता है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए जब डिटेल स्क्रूटिनाइज करके छानबीन करके डिटेल डिस्कशन करके जब उसके लिए भी जब वोटिंग हो रही है, इस इफेक्टिव स्टेज कहा गया, तो वहां भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो लोकसभा का जो लोकसभा में जो उसका अपना रूल्स है प्रोसीजर को कंडक्ट कराने के लिए, बिजनेस को वहाँ कंडक्ट कराने के लिए लोकसभा के जो रूल्स है एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है, ऐसा रूल बनाया गया है लोकसभा रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रूल, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो इससे पहले भी मैंने आपको जब बताया था कि सिंपल मेजोरिटी से जो जो क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो लोकसभा में जो लोकसभा के जो रूल्स है उनका बिजनेस कैसे कंडक्ट होता है वहाँ, तो उसके लिए जो रूल बनी हुई है उसको सिंपल मेजोरिटी से ये लोग चेंज कर सकते हैं। शुरू में मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि लगभग 250 मतलब लगभग 260 पेजेज का वो डॉक्यूमेंट है यानी बुक है। इसमें डिटेल मेंशन है लोकसभा के रूल्स के बारे में कि उसमें वहाँ कैसे प्रोसीडिंग होगी, क्या कैसे सेशन होगा, कि इसको क्या प्रिविलेज मिलेगा, कितना ड्यूरेशन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, वोटिंग कैसे होगी, बिल कौन ला सकता है, कैसे लाया सकता है, कितना डिस्कशन होगा, इस सारी चीज़ें डिटेल, ठीक। बाकी सैलरी अलाउंस वो सब तो लंबा चौड़ी पड़ी हुई है, जो मैंने हर चीज़ बोल दिया है। अब देखें कहा गया है फॉलोइंग प्रोविजन मेंशन जो मेंशन किया गया है कैन बी अमेंडेड इन द फॉलोइंग वे। तो एक तो इसके लिए इसमें जो अमेंडमेंट इस प्रोसीजर के द्वारा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन को अमेंड किया जाएगा, तो इसमें फंडामेंटल राइट आता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, एंड इसमें मेंशन है कि एंड अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी सिंपल मेजोरिटी वाली बात, थर्ड कैटेगरी जो अभी डिस्कस होगी, यानी जो चीज़ बच जाएगा जितना सिंपल में मेंशन है, पार्टिकुलरली बता रहा हूँ ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए है, ध्यान रखें। पार्लियामेंट में और भी चीज़ें होती है, उसमें सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये सब चीज़ें आगे आएगी। तो वो नॉर्मल और भी जैसे कि ऐसा नहीं कि अदर एक्ट के लिए, बिल को एक्ट बनाने के लिए, या कह सकते हो कि किसी को इम्पीच करने के लिए, किसी को हटाने के लिए, बहुत सारे आगे मैं बताऊंगा। तो उसके लिए वो चीज़ करने में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, संशोधन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है यानी ये अमेंडमेंट की बात है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, अगर इसे अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी फॉलो करना होगा।
वो भी स्पेशल मेजोरिटी में कौन सा, 2/3 एंड मोर देन 50% वाली, इसको फॉलो करना होगा। तो फंडामेंटल राइट डीपीएसपी तो हो गया। और ये थर्ड मेंशन है अदर कैटेगरी, जिसमें जो ना फर्स्ट में आएगा ना सेकंड थर्ड में आएगा। तो फर्स्ट को तो देख चुके हैं, थर्ड में भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। उसके बाद जो भी बचेगा वो सब आ जाएगा आपका जिस सेकंड वाले में। तो फंडामेंटल राइट के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बता चुका हूँ पहले भी। कहाँ से फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। आर्टिकल आपका आप 12 से ही शुरू होगा, 12, 13, 14, 15 पूरा आपका 35 तक जाता है। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 पता है, सिंपल सुपरफिशियल बता रहा हूँ, स्टेट को डिफाइन किया गया है। 13 में बोला है कोई भी लॉ अगर बनता है जो फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट नहीं और तालमेल नहीं खाए, उसके अगेंस्ट हो, उसको इन्फ्रिंज करता हो, तो उसको उल्लंघन करता हो, ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। 14 पता ही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर कानून एक ही कानून सबके लिए अप्लीकेबल है, कानून किसी में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये सब आर्टिकल 14। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ये सब इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी में नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को तालाब, बाथिंग घाट, होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी पब्लिक प्लेस, गार्डन, आप कह सकते हो पार्क, या कहीं भी जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ किसी को एक्सेस करना हो तो इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये था 15। तो इसको अनटचेबिलिटी से कोरिलेट मत करना, ये 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, ठीक। 15 के अलावा आपका 16 में क्या है, 16 में क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं, सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो उसमें वही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब सरकारी नौकरियां में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब में, नौकरी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में या पब्लिक ऑफिसेस जो भी हो। ये सबका अंदर का जो प्रोज कॉन या कुछ भी एक्सेप्शनल है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में आगे आगे बताऊंगा तो डिस्कशन होगा, ठीक है। 15, 16, 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के बारे में है, ठीक। और 17 के बाद 18 टाइटल से रिलेटेड है। बस जानो कि कोई भी किसी को टाइटल रखने का कोई किसी को अब राइट नहीं है, जो पहले रखते थे राय बहादुर, राय दुर्लभ, वॉट एवर लाइक दैट। 18 हो गया। 19 पता है, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, लंबी चौड़ी जो भी। आर्टिकल 20 क्या है, ये कन्विक्शन के बारे में है, जो इसमें प्रोटेक्शन करता है किसी को कि उसको बिना क्या, अगर किसी को कन्विक्ट करना है तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। 2 से ज़्यादा क्राइम में उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, एक ही क्राइम के लिए 2 बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, वो है कन्विक्शन। 21 राइट टू लाइफ, तो ये राइट टू लाइफ में बहुत बड़ी है, पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी, ये सब की बातें कही गई, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैंने सब पहले बताया है। 21। 22 क्या है, 22 हुआ आपका एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन, ये 23 23 एंड 24 चाइल्ड लेबर के बारे में हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब, ठीक। और फैक्ट्री में किसी को क्या हुआ, 23 तो चाइल्ड लेबर एंड 24 हो गया क्या, 24 बताओ, 24 आगे बताओ। फिर 24 के बाद ऐसे हुआ 25, 26, 27 एंड 28। 25 से 28 रिलीजन से है। मैं पूरा नहीं बोलूँगा, इसमें जान लो कि एक था फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, मतलब आपको अपने हिसाब से धर्म को मानने की, पूजा करने की, अपना धर्म कहने का मतलब था प्रोफेस करने की, धर्म जैसा चाहो ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, ये सब था। अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का राइट था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टैक्स नहीं पे करने की ज़रूरत है, ये सब, रिलीजन को आप प्रोपिगेट कर सकते हो, ये था आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले में। फिर
29 30 कल्चरल राइट एंड कल्चरल राइट है, मतलब माइनॉरिटी के लिए राइट है क्या वो अपना एक तो है जो क्या कि डिस्टिंग लैंग्वेज कल्चर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर रखे, उसमें कोई आपको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी अपने हिसाब से अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है। 30 हो गया। 31 में 31A 31B 31C। 31A में एक्यूजिशन ऑफ स्टेट, इसके बारे में मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा। सरकार किसी प्रॉपर्टी को कैसे मतलब क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकती है या अपने अंडर ले सकती है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट। उस केस में अगर 1419 का वायलेशन होगा तो उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। 31A के बाद 13B में कहा गया कि 9th शेड्यूल के बारे में उसको प्रोटेक्शन दी गई कि उसमें कोई भी अगर एक्ट इंक्लूड किया गया तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि 1992 में जजमेंट दिया गया कि भले 9th शेड्यूल में कुछ भी आपने ऐड किया हो उसका जुडिशियल रिव्यू जो भी केशवानंदा भारती केस के बाद अगर उसमें इंक्लूड किया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। तो ऐसा चलते रहा टसल जो भी हो। 31A 31B 31C इसमें बता चुका हूँ कि यहाँ 39 स्मॉल b स्मॉल c अगर इसको इम्प्लीमेंट करती है सरकार, इसमें 4919 का क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। बाकी राइट टू बाकी और सब थी राइट, वो सब राइट टू प्रॉपर्टी को उसको क्या किया गया, डिलीट किया गया। 31A 31B 31C। 32 में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने का राइट है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है डायरेक्ट यू कैन अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट, और जनरली लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ से उसको भगा देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, अगर 226 के जरिए यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो डायरेक्ट मेरे पास ना आए, पहले हाई कोर्ट में जाए। तो थियोरेटिकली है कि फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, और प्रैक्टिकली जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच होती है, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट ऐसे केस आने लगे तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में पेटिशनर को बेनिफिट और लॉस दोनों है। बेनिफिट ये, लॉस ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का धक्का खाएंगे, पैसे खर्च होगा, टाइम कंज्यूम होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो बेनिफिट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ से जजमेंट आपके अगेंस्ट में आ गया, उसके बाद बियॉन्ड उसके बाद आपको अप्रोच करने का कोई जगह बचा नहीं। कुछ हैस्टी हो गई कुछ, या कोई अच्छी आपको जज नहीं मिल पाए, या उतना ब्रॉड थिंकिंग वाला बाय चांस, तो आपका मैटर वहाँ ख़त्म हुआ तो वहीं ख़त्म। जुडिशियल रिव्यू होता है, मतलब वो अपने ही जजमेंट का करते हैं, ठीक है, फिर से रिव्यू करते हैं, लेकिन सेम बेंच में जाती है। जिस जज ने डिसीजन दिया था आपके केसेस में, अगर आप रिव्यू पिटीशन डालोगे रिव्यू के लिए, ठीक है, जो रिव्यू पिटीशन बोलते हैं उसको, तो विद इन 1 मंथ के अंदर रिव्यू डालना होता है। तो वो जज रिटायर्ड तो नहीं रहते हैं, वो जज तो वहीं रहते हैं। रिटायर्ड हो गए तो कोई दूसरी जज सुनेगा, अलग बात है। लेकिन अगर 2 बेंच के जज ने सुना, डिवीजन बेंच बोलते हैं जिसमें दो जज होंगे या 3 होंगे, तो अगर एक पल के लिए एक रिटायर भी हो गया तो 2 तो रहेंगे ही ना, 2 रिटायर हो गए तो 1 तो रहेंगे ना। अब बाकी उसमें रिव्यू जब होगा तो फिर से 2 और जज आ जाएंगे। तो जनरली सेम बेंच पे जाती है तो उसको फिर से पलटने का बहुत कम चांस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन अगर हाई कोर्ट में पहले गए तो वहाँ टाइम भले लगा, लेकिन बहुत दिन चला, बहुत डिस्कशन चली, बहुत आर्गूमेंट चला वहाँ। तो जो छोटी छोटी कमियां हैं वो भी एक्सपोज किया गया वहाँ। जल्दी में थे नहीं, क्योंकि कोर्ट में क्या जल्दी में, वो तो देर तो ऐसे ही देते हैं। आज सुना, कम से कम 20-25 हियरिंग हो गई, छोटी छोटी बातें सब डिस्कस हो गई। तो आपको जितना अपना सफाई देना, हर चीज़ आपने दे दिया, तो कोई आपके लिए कोई काइंड मर्सी वाला जज मिल गया तो हो सकता है कि आप पनिशमेंट का हकदार हैं, थोड़ा कम पनिशमेंट मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वहाँ से थोड़ा सा और कम हो जाएगा, वहाँ और दरिया दिल वाले मिल गए तो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट पहुंच गए, वहाँ शुरू में ही दरिया दिल वाले नहीं रहे तो, या दरिया दिल वाले रहे भी तो यहाँ जो सजा दिया हाई कोर्ट ने कम, उससे भी वहाँ जाके और कम हो गया। लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कम तो ना देंगे, थोड़ा सा ही कम देंगे। तो ये सब है, प्रॉफिट बेनिफिट एंड लॉस दोनों हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का अपने अपना मानना होता है भाई इतने सारे सब लोग डायरेक्ट मेरे पास ही आना शुरू करेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है।
जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं अभी? आप 34 हैं टोटल स्ट्रेंथ। उससे ज़्यादा तो जजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई थिंक 50-60 के आसपास जजेज हैं। तो सोचो इलाहाबाद में के हाई कोर्ट में जो केसेस आ रहे हैं ना, वहाँ एक और बेंच है, लखनऊ बेंच है उसी हाई कोर्ट का। तो कहीं ना कहीं एक पल के मान लो सिर्फ यूपी से ही तो आ रहे हैं ना, थोड़ा सा पोर्सन उधर लखनऊ बेंच में चला गया, यूपी से ही आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन जो आ रहा है या जो केसेस फाइल हो रहे हैं ना कहीं से अपील होगी डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट से। तो कितने केसेस आएंगे और जज हैं कम। तो अगर सब नॉर्मल केसेस को भी लेने लगे कि हाई कोर्ट को मतलब क्रॉस करके डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाओ, सो उसको आप छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो इतना केसेस हो जाएगा कि ये खुद अभी इतना बर्डन है और कितना बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जनरली ये टेंडेंसी होता है कि पहले यू अप्रोच टू हाई कोर्ट, और वहाँ से आपको जजमेंट आपके फेवर मिल जाती है, खुश हो आप, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हर केस ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे ही पहुँचे। जो सामने वाला पार्टी है वो खुश नहीं है तो पहुँचेगा। अगर वहाँ इतना डिटेल होने के बाद दोनों को लगा कि भाई अब केस में कुछ बचा नहीं, वहाँ भी जाएंगे तो सेम ही जजमेंट आने वाला है, तो जो मतलब उसके अगेंस्ट में वो सोचता है ये मत जाओ यार, क्यों दोबारा पिटीशन फाइल करना, क्योंकि हमें हारने ही वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा जान है नहीं, हमारे अगेंस्ट में डिसीजन पक्का आने वाला है, तो जाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में केसेस थोड़ा बर्डन का है। ये था 32। 33 क्या है, 34 क्या है? आर्म फोर्सेस के लिए रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो सब बताया है कि उनको फंडामेंटल राइट जो नॉर्मल लोगों को अवेलेबल है वो उनको अवेलेबल नहीं है। 33, 34 और मार्शल लॉ से रिलेटेड लॉ, मार्शल लॉ कहीं है तो फंडामेंटल राइट वहाँ सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक। और 34 एंड उसके बाद हुआ आपका लास्ट 35। तो फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग लॉ बनाने का जो है किसका राइट है? पार्लियामेंट का ही, पार्लियामेंट है उसको फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, कम ज़्यादा करना पार्लियामेंट का काम है, स्टेट नहीं कर सकती। तो ऐसे ऐसे था आपका फंडामेंटल राइट, ऊपर ऊपर ओवरऑल बताया मैंने। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका कहाँ से शुरू होता है? 35 के बाद, उसके बाद 36 से आपका शुरू हो जाएगा डीपीएसपी। स्टेट को ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका चला जाएगा कहाँ तक? 51 तक। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरे, सामाजिक स्थिति सुधरे, उसको सोशियो इकोनॉमिक बोलते हैं, वेलफेयर के लिए। लाइवलीहुड की बात, फिर मिनिमम वेजेज की बात, इतना सारा डिटेल कई बार बोल चुका, मुझे बोलने की आई थिंक ज़रूरत नहीं, अगर मैं बोलते रहूँगा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा यार बोलना, फिर मुझे लगता है कि मैं बोलते ही रह जाऊँगा। तो देखो डीपीएसपी हुआ आपका ये। डीपीएसपी में कुछ कोई खास बात है मुझे देखने दो, कुछ याद आती है कुछ खास, तो खास क्या, 38, 39 सब चीज़ बताया ही है। खैर लंबी चौड़ी हो जाएगी, चलो रहने दो, नहीं मैं बोलना नहीं चाहता अभी। अब देखो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। तो स्पेशल मेजोरिटी वाला जो 50% है एंड 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो तो है ही। उसके बाद साथ में कम से कम जो है, फिर जो इंडिया में जितने स्टेट्स है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है, स्टेट्स, उसका 50% स्टेट्स का यहाँ रेटिफिकेशन चाहिए। तो देख ले क्या मेंशन है, दोज प्रोविजन, और ये किसके लिए है ये भी बात है, कौन से अमेंडमेंट के लिए, तो ये यहाँ मेंशन है आपका, दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी can be amended by the special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislatures by simple majority। तो ऐसा जो अमेंडमेंट है जिससे फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स का जिससे अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि
कुछ जिसमें पावर सेंटर को दी गई है और स्टेट को दी गई है। तो कुछ अमेंडमेंट करने से स्टेट की जो ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, स्वायत्ता या उसका अधिकार, उसमें कमियां हो जा रही है। ठीक है, स्टेट का भी मतलब कहीं ना कहीं उसके राइट का कमियां हो रही है, कहने का मतलब। तो तो उस अमेंडमेंट के लिए आपको स्टेट का भी परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिलैटरली कर दे। स्टेट को जो भी आपको फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए इंडिया में जो स्टेट को जो पावर दी गई है वो कम हो जाए, और स्टेट को आपने इन्वॉल्व किया नहीं, इसने इसने स्टेट से आपने परमिशन रेटिफिकेशन कुछ लिया ही नहीं। तो फिर तो स्टेट आकर चिल्लाएंगे भाई कि ये कहाँ फेडरलिज्म है, तो ये कहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ सारा पावर तो सेंटर ही रख रही है, सेंटर अपने मनमाना तरीके से कुछ भी करे, जो चाहे सेंटर हमारा पावर ले ले, जो चाहे पावर दे दे, चाहे हमारी पावर को मॉडिफाई कर ले, कुछ भी सेंटर कर लेती है। और हम कुछ चीज़ें में जो हमसे पूछा जाता था, हमारी हिस्सेदारी होती थी, हमारा हाँ ना सुना जाता था, अब हमारे ना हाँ ना कहने से इनको तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे केस में जहाँ सेंटर स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट को जो अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है, उसमें चेंजेज आ रहे हैं वैसे अमेंडमेंट करने से, तो ऐसे केस में आपको स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। तो उस केस में स्टेट का रेटिफिकेशन और स्टेट का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो वहाँ आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वहाँ भेजा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लेजिस्लेचर में। वहाँ लेजिस्लेचर यूनिकैमरल या बाई कैमरल, मतलब एक वाली कह सकते हो कि एक संसदीय, या एक संसदीय नहीं कह सकते हो, या तो सिर्फ कहो विधानसभा हो या विधान परिषद हो। तो अगर दोनों है तो दोनों जगह से आपको पास करवाना होगा। एंड सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या मतलब यहाँ है कि मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी बस। सिंपल मेजोरिटी था कि जितना मेंबर हैं प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका मोर देन 50%। टोटल स्ट्रेंथ मतलब है उसका 50% नहीं है सिंपल मेजोरिटी का मतलब। तो ये हुआ। अब इसमें और आगे देखते हैं क्या क्या आता है, इसके एग्जाम्पल तो बताऊंगा ही। Constitution does not prescribe the time framework within which the state legislature should ratify or reject an amendment submitted to them। कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर को सामने रखा गया तो कितना दिन में आपको वहां से पास कर कर या रिजेक्ट करके वापस सेंटर को भेज देना है, इसके लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं फिक्स किया गया है। ठीक है, तो लेकिन ऐसे केस में मान ली 28 स्टेट में गया, ठीक है, 14 स्टेट ने अपना रेटिफिकेशन दे दिया और वोट मतलब इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करके समर्थन करके 50% वहाँ वोटिंग हुई। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी सिंपल मेजोरिटी से वहाँ सहमति दे दी और सेंटर को भेज दिया। अब बाकी लोगों ने अभी तक सेंटर को रिप्लाई दिया या नहीं, और अपने यहाँ बिल को ऐसे रखे हुए हैं, कोई उस पर डिस्कशन वोटिंग कुछ नहीं हुई है। डजेंट मैटर, और 14 स्टेट ने रेटिफाई कर दिया तो इनका काम खत्म, मतलब ये फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। अब बाकी अपना पास अपने यहाँ से लोकसभा राज्यसभा से उनको पास करना, वहां से पास वो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से हो गया, और हाफ 14 स्टेट ने दिया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट धप्पा मारेंगे, साइन करेंगे और वो एक्ट हो जाएगा। बाकी तुम स्टेट को अदर स्टेट को तुमको रखे रहना है, रखे रहो, आप संजोग के रखे रहो, आप वहाँ कोई डिस्कशन मत करो, डजेंट मैटर। तो टाइम फ्रेमवर्क इसमें डिसाइड ऐसा नहीं कि कितना फ्रेमवर्क में आपको सब सारे स्टेट को वापस भी देना है। जब पूरा स्टेट वापस दे देंगे तो ही आगे प्रोसीड किया जाएगा, डजेंट मैटर। 40 ने दे दिया। तो ऐसे केस में देखिए ये स्टेट की बात हो गई। अब बड़ा स्टेट दे छोटा स्टेट दे यहाँ डजेंट मैटर, समझ गए ना। कम पॉपुलेशन वाला स्टेट ने रेटिफिकेशन दिया है, बड़ा स्टेट बड़े ने। अब जैसे यूपी ने रेटिफाई किया या सिक्किम ने रेटिफाइड किया, वो काउंटिंग होगा, एक ही स्टेट काउंट होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है क्या कि जनरली जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में होती है ना, वो चाहती है कि छोटे छोटे स्टेट में भी हमारा गवर्नमेंट हो, क्योंकि ऐसे बिल को पास करवाने के लिए छोटे छोटे स्टेट का देखिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे स्टेट है, चाहे गोवा भी हो गया, ठीक है, तो गोवा हो गया आपका छोटा में ही है, हिमाचल प्रदेश छोटे स्टेट में ही, मतलब एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज को। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट हो गया आपका, असम में तो काफ़ी पॉपुलेशन है ही, मिजोरम देखो, त्रिपुरा देखो, मेघालय देखो, नागालैंड देखो, मणिपुर देखो, ये सब। तो अगर छोटे छोटे स्टेट पर जिस
पार्टी का गवर्नमेंट है उन पर, अगर उनका गवर्नमेंट छोटे स्टेट में भी है तो ऐसे बिल को पास कराना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए तो देखते हो ना कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे छोटे स्टेट है वहाँ भी गवर्नमेंट बनाने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, या कितने मतलब दिमाग लगाते हैं। वहाँ से पार्ट उसके एमएलए को खरीद लिया, उससे को तोड़ दिया, वहाँ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे बिल को अगर जब पास करवानी है ना तो छोटे स्टेट का काफ़ी महत्व हो जाता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो तो डिफरेंट थिंग है। कोई भी चाहेगा कि मैक्सिमम स्टेट में हमारी गवर्नमेंट हो, हमारा रूल हो, हमारे लोग हो। बाकी पावर पैसा उसमें मैं घुसना नहीं चाहता हूँ, हमें उसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लालच में अभी पढ़ने की ज़रूरत, अभी क्या कभी भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, छोड़ो। तो वो तो अलग चीज़ हुआ, उसमें जाने की हम लोग की ज़रूरत है ही नहीं। मैं एक बात सिंपल ऐसे बता दूं ना कि जिस जिस स्टेट को आप सोचते हो कि गरीब स्टेट हैं, ये तो थोड़ा ऐसे नॉर्मल जनरल नॉलेज की बातें हैं, जनरल नॉलेज की बातें नहीं, मतलब ऐसे नहीं किताब में ये सब मेंशन है। जैसे आप समझते हो कि बिहार में, बिहार गरीब स्टेट है, ठीक है, क्या वहाँ इलेक्शन में पैसे नहीं बरसाए जाते हैं? मुखिया के इलेक्शन में भी लगभग बोलते हैं लोग एक मोर देन 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सिर्फ जीतने वाले कैंडिडेट नहीं, जो हारने वाले कैंडिडेट हो उनको वो भी खर्च करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जिसका चांस मतलब सेकंड पोजीशन पर रहने वाला कैंडिडेट वो भी सोचो इतना खर्च किया है। एमएलए के इलेक्शन में मिनिमम 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा है। एमपी के इलेक्शन में पता नहीं मोर देन 10-15 करोड़ ऐसा है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे स्टेट जो आप देख रहे हैं ना, हमें बाहर लोगों को, कितने लोगों को पता नहीं, जो वहां रह रहे हैं वो खुद बताते हैं कि यहाँ तो इतने पैसे खर्च करते हैं एमएलए के इलेक्शन में। और एमएलए को बहुत छोटी टेरिटरी दी गई है, बहुत कम पॉपुलेशन, फिर भी वहां सोच बहुत पैसे खर्च किया जाता है इलेक्शन में। और इतने पैसे हैं उनके पास, जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ट्रैवल है, पीछे है, पीछे है। जो पीछे बेचारे हैं पीछे हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं ना वो बहुत पैसे वाले हैं। इंडिया क्या बहुत अमीर देश है, पर कैपिटा आप जीडीपी के हिसाब से देखो तो काफी पीछे है, रैंकिंग में देखो काफी नीचे पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से। लेकिन जो बहुत सारे मतलब एक तरह से अभी तो टॉप 50 में नहीं बोलूंगा, या टॉप 100 भी कह सकते हो, उसके जो बहुत सारे जो रिच पर्सन है इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, तो इंडिया को तो नॉर्मली गरीबी देश, बहुत अमीर देश भी नहीं कहा जाता था, या अभी भी उतना भी नहीं कह सकते है, ठीक है। लेकिन आ, यहाँ एक पर एक अमीर लोग यहाँ रह रहे हैं ना, तो मतलब कहने का मतलब अनइक्वालिटी है। कोई अमीर है तो खूब अमीर है, आज वो बेचारे गरीब भी हैं तो बहुत गरीब है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे बहुत अमीर भरे हुए हैं, जो एक एमएलए के इलेक्शन में लोग, मैंने सुना है कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ एमएलए के इलेक्शन में पैसे खर्च करते हैं। यहाँ तक कि पैसे मैं जहाँ से बिलोंग किया मैंने कभी नहीं सुना कि वहाँ पैसे बांटी गए इलेक्शन के लिए में। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, वहाँ भी पैसे बांटे जाते हैं, ये मैं बता दूँ। बोलने पर सुनने में खराब लगेगा क्योंकि हाँ, पूरा अपना ही है। मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि वो अलग, पूरा अपना ही है, पूरा ऑल ओवर इंडिया अपना ही है। तो जो सोसाइटी में सोशल एविल है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि पैसे बांटे जा रहे हैं तो पैसे ले कौन रहा है? हम आप ले रहे हैं ना, पैसे लेकर वोट दे रहे हैं, तो कैसा चुनाव करोगे, कैसे लोगों को चुनोगे? तो इतने पैसे, और कैसा एक अच्छा आदमी, वेल नॉलेजेबल आदमी, या आप पढ़ रहे हो तो आप कितने नॉलेज वाले आदमी कैसे उसमें घुस सकते हो? जब तक 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए एकुमुलेट किए रहोगे तभी तो जा सकते हो ना। अदरवाइज ये बेचो वो बेचो बेचो तो जाओगे, जॉब करोगे तो इतना पैसा तो नहीं आ पाएगा, क्लियर सी बात है। तो कहाँ से वो लाएंगे टेबल उसके? तो ऐसे में हमेशा परेशान रहते हैं ऐसे लोग, क्या है मतलब एक लत एक भूख हो जाती है बाद में। या उसने किया, कलीग ने वो ऐसे कर लिया, एज से ज्वाइन कर लिया, यहाँ का एमएलए बन गया, तो लोगों को एक दूसरे को देखकर मैं भी क्यों नहीं, तो सब जिलस जेलस कहो, या एक दूसरे को देखकर भागे जा रहे हैं, रेस में जा रहे हैं लोग। खैर, तो वहाँ की भी हालत ये है। मेरा ये बताने का पर्पज था कि देखो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के ही जो लोग हैं ना, अल्टीमेटली पीपल कैसे थिंकिंग है, डजेंट मैटर यहाँ को हो, या ईस्ट बिहार को हो, यूपी के हो, केरला को हो, तमिलनाडु को हो, या मिजोरम को हो, अरुणाचल के हो, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ये है। इस कारण ही हमारा कंट्री जो है, हम शुरू हुए चाइना के साथ, मतलब पहले इंडिया जिस लेवल पर थी उस लेवल पर चाइना थी, कहाँ चाइना पहुंच गया और इंडिया उसके कंपेयर में पहुंचा। इंडिया लेकिन उसके कंपेयर में हम हैं कुछ, चाइना कंपेयर में हम लोग
देखो ना उसकी जीडीपी क्या है और हमारी जीडीपी क्या है, हमारा कम से कम आई थिंक वो 5 टाइम्स मोर देन जीडीपी, 5 नहीं 6-7 टाइम्स मोर है जीडीपी। जापान छोटा कंट्री होकर, मतलब हम लोग उसमें गुलाम थे उस समय से पहले, सोचो उस समय पूरा अमेरिका को परेशान कर रखा था। तो ये एशियन ही कंट्री है ना। तो और जापान जब हिरोशिमा नागासाकी उसकी बर्बाद है, तो उसके बाद जो उठा ना, जहां से उठा, तो उसमें इंडिया से भी खराब हालत से वो उठा, और उठा तो कहाँ तक पहुंचा अभी, वो तो इंडिया से कहीं ज्यादा बेटर है, आप जानते ही हो। तो क्यों, कैसे कोई बेटर हो सकता है? अल्टीमेटली पीपल ऑफ द कंट्री, उनका एफर्ट कंट्री को ऊपर ले जाता है, सिर्फ किसी एक दो से नहीं, सब मिलकर। तो जापान के हर लोगों का ये एफर्ट है, उनका मेहनत की वजह से जापान पहुंचा है, ना कि 2 4 5 लोगों की वजह से। हमारे इंडिया में क्या एफर्ट देख रहे हैं, देख रहे हो क्या कैसे एफर्ट है। तो चलते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन आते हैं इसमें। देखिए तो अब जो भी प्रोविजन आएगा इसमें किसको अमेंड किया जा सकता है, देखना कहीं ना कहीं फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड रहेगा, सेंट्रल स्टेट से इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें अगर चेंज करना है जिस तरीके से होता है, तो उसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व करना होगा। अब क्यों? देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, पहले तो बात, इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ऑल द स्टेट, मतलब यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ, मतलब जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है पौंडीचेरी वाले और दिल्ली वाले। तो यहाँ जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, तो वो लोग मतलब स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट के एमएलए, ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा के। तो इसके साथ में देखें जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं, यहाँ से जानो कि स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन टेरिटरी में ये जहाँ जहाँ असेंबली है पौंडीचेरी और दिल्ली, यहाँ के एमएलए, और हमारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट के एमएलए ने भी तो पार्टिसिपेट किया है ना। तो जब इसके और जब इसके इलेक्शन में चेंज लाना है, तो अगर चेंज लाकर डालना चाहते हो कि हाँ स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या उनका एमएलए का जो वोट का वैल्यू होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आपको करना ही करना होगा। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है ना, हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। तो प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं जो चुनाव तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ने पूरा एक तरह से इंडिया ही कर रहा है। कैसे? उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए हैं वो इनडायरेक्टली वे में चुनाव करते हैं, कैसे? प्रेसिडेंट का पार्टिसिपेट करते हैं ना, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करूंगा, इसमें मैं बोलूंगा कि इसका जो वोटिंग का तरीका होता है, पहले तो मैं पहले ये बता दूं कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ये। फिर वोटिंग का जो तरीका होता है कि वोट का वैल्यू क्या होता है। तो वोट का वैल्यू होता है क्या कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू क्या होगा और एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा। तो एमएलए का वोट का वैल्यू का जो वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है, देखो, और एमपी का वोट का वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। तो ये माना जाता है कि जितने एमपी का जो वोट का जो वैल्यू होगा इक्वल टू इंडिया के जितने एमएलए जो वोट करेंगे उसके वोट के वैल्यू के बराबर होगा। एक तरफ पूरा लोकसभा राज्यसभा का एमपी का वोट, और एक तरफ जितने पूरे इंडिया में जितने एमएलए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वोट का जो वैल्यू होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक। अब एक एमएलए का वोट का क्या वैल्यू होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला डिसाइड किया गया है कि देखिए उसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला होता है क्या, मैं बता दूं उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है 1:1000। मैं बता, एक मिनट। देखो उसका फॉर्मूला मुझे एक्चुअली मुझे अभी ध्यान में एक्चुअली माइंड में स्केप कर जा रहा है।
कुछ डिवाइडेड बाय 1000 एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एमएलए /1/1000 ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बोलना चाहता, बस ऐसे था है। तो बस ये जानो एमएलए एमपी का वोट एमएलए के वोट के बराबर ऐसे, और सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से उसका इलेक्शन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि बैलेट पे अगर कितने कैंडिडेट खड़े हुए, जैसे एक पल के लिए मान लें कि 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, और जितने मेंबर वोट करने के लिए हैं सबको वोट करने के लिए उनको मान ले कि आपको हो कि एक चार्ट दी गई, तो उसमें उनका प्रेफरेंस डालना है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन होगा, सेकंड प्रेफरेंस। वोट देना है तो तीनों का लिए वोट देना है, तो पहला प्रेफरेंस मेरा ये पर्सन होगा, दूसरा प्रेफरेंस ये पर्सन, तीसरा प्रेफरेंस ये पर्सन होगा, ऐसे करते हैं। सारे लोगों ने वोटिंग की। अब जब काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो अगर मान ले कि उसके लिए भी होता है कि उसको जीतने के लिए मिनिमम कितना वोट होना चाहिए, ठीक, तो जितना जो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो जितना जो वोट किया गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट, मतलब कितने सीट के लिए वोट किया गया, एक सीट के लिए वोट किया गया, ठीक है। बस इतना जानना हूँ, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट किए गए डिवाइडेड बाय कितने सीट के लिए ये वोटिंग हो रही है, तो सिर्फ एक सीट के लिए +1, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट जो कास्ट हुए डिवाइडेड बाय 2, उसका जो भी आएगा उतना क्वोशेंट आया उतना, अगर किसी को वोट मिल गया तो वो विनर कहलाएगा। तो पहली बार में सबका फर्स्ट प्रेफरेंस किया गया, यानी कि पहले कैंडिडेट को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा गया, दूसरे कैंडिडेट को कितना, तीसरे कैंडिडेट को कितना। अगर वो क्राइटेरिया पास कोई हो गया तो उसको विनर, अगर कोई पास नहीं कर पाया तो सबसे कम वोट जो मिले हैं उसको हटा दिया जाएगा। अब उसको हटा दिया गया, अब उसको वोटिंग जो वोट मिले हैं, तो उसके लिए जो पेपर सबको दिया गया था उसमें पहला प्रेफरेंस और थर्ड नंबर वाला कैंडिडेट था, तो उसको सिक्योर वोट उतना आया नहीं, सबसे कम आया, तो उसको खत्म। लेकिन उसका जो सेकंड प्रेफरेंस जो है ना, उसका जो सेकंड प्रेफरेंस में जिसको रखा गया ना, तो वो वोट अब चला जाएगा पहला और दूसरा जो बचे, ठीक समझ गया। उसका जो सेकंड प्रेफरेंस रखा गया है, सेकंड प्रेफरेंस में तो मान लिया जाए कि पहले सबसे लास्ट वाले को 100 वोट मिले, ठीक है, लास्ट को। अब 100 वोट में वो जीत सबसे कम ही था, तो उसके सेकंड प्रेफरेंस में, ठीक है, तो एक पल के लिए मान लिया कि एक 60 वाले में सेकंड प्रेफरेंस पहला कैंडिडेट था, और 40 वाले जो वोटर लिस्ट मतलब वोट के लिए जो पर्ची दी गई थी उसमें सेकंड प्रेफरेंस दूसरे नंबर वाला कैंडिडेट थे, तो 60 वोट चला जाएगा पहले वाले को और 40 वोट चला जाएगा दूसरे वाले को। अब जोड़कर देखा जाएगा कि भाई कोई 50% पार हुआ कि नहीं, अगर यहाँ 50% पार हो गया तो वो विनर कहलाएगा, ठीक। अगर वो विनर नहीं कहलाएगा तो इतना में विनर वो कहला इतना आ जाता है विनर, 50% वाला क्राइटेरिया को वो कोई भी हो जो फुलफिल कर लेता है इतना में ही, क्योंकि एक कैंडिडेट छट गया। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये आप देखें इस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन में थोड़ा सा ये डिमेरिट है कि जो वोट का जो वैल्यू है ना, अगर पर एमएलए के हिसाब से देखा जाए ना, तो देखें तो वोट का जो वैल्यू हुआ यहाँ पर एमएलए के हिसाब से, इसका जो फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे जो मैं बताना चाह रहा था जो बता नहीं पाया, होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एमएलए इन दैट स्टेट, ठीक। तो एंड इंटू 1:1000, मतलब जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, ये जाने, समझ गए। तो ये कभी कभी होता है यार, मैं भी देखो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, मैं ये आने से मैं ये बता रहा हूँ, मेरे साथ भी कई बार हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इमिडिएटली उसमें वो ध्यान में नहीं आता है, क्लियर सी बात है। या इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछा गया तो इमिडिएट ध्यान में नहीं आता है, या आता है निकल नहीं पाता है,
लेकिन जब आगे आप बढ़ते हो ना, दूसरे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, बिना सोचे हुए वो अपने आप स्टैक आ जाता है, अरे उसका तो वो था, मैं पीछे जाके फिर वापस पीछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जहाँ छूटा जिसको सॉल्व नहीं किया तो उसको दोबारा सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाती है। तो सबके साथ होता है। या कभी कभी इंटरव्यू में इमीडिएट पूछा गया तो नहीं आ पाती है आंसर, जब 10 मिनट 15 मिनट बाद क्वेश्चन पूछते गए आंसर करते गए, अचानक वो क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है, देन उसमें आपको पूछना, परमिशन लेनी पड़ती है, सर प्यार से ही नॉर्मल, सर मे आई आंसर टू दैट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू मी बाय दैट सर। तो अगर आपने उस समय वो जिज्ञासा दिखाई ना, तो इंटरव्यू में उतने लोग कठोर नहीं होते, मैंने भी फेस किया है। तो आप लोग करोगे तो इंटरव्यू में अगर देखेंगे कि हाँ लड़के में क्यूरियोसिटी है, और चलो ऐसा नहीं कि उसमें टाइम खत्म हो गया, आप दूसरे कोई पूछ रहे हैं तो आंसर करना चाहते हो, वो ना नहीं कहेंगे। इंटरव्यू जब भी होती है यूपीएससी की, तो सब लोग बहुत लिबरल होते हैं। लिबरल होना भी पड़ता है, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आप उस बच्चे की क्वालिटी और उसका लगन, उसकी ऑनेस्टी, उसका डेडिकेशन, वो आपको देखना है। ठीक है, सिर्फ आपको इंटेलिजेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप वापस में बैक जाके आंसर कर रहे हो तो वो देखेंगे हाँ लड़का को नॉलेज है कि नहीं, हाँ लड़का ने नॉलेज दिया, एफर्ट दिया, और ये लड़का का उसका अपना कह सकते हो, आपको सिंसियरिटी दिखाता है कि उस क्वेश्चन को भी उसके दिमाग में उतना देर से चल रहा है ना, और अभी हिट हुआ तो कम से कम आंसर देने के लिए वो बच्चा तैयार है। तो उसको क्यों रोकेंगे, कोई भी अच्छा आदमी कोई रोकना चाहेगा, देख लेते हैं भाई, अगर बच्चा तैयार है, देना चाह रहा है, तो क्यों नहीं दिया जाए। तो हाँ, इसका मतलब ये क्या दिखाता है कि किसी का सोच जो है ब्रेन में, मतलब उसकी मेमोरी पावर को भी एक तरह से, भूलना तो छोड़ो कि उस समय भूल गया, लेकिन भूला हुआ चीज को याद रख रहा है कि मैं कुछ भूला हुआ हूं। समझ रहे हो ना, आप कोई चीज भूल गए, एक तो डिमेरिट कहो कि भूल गया, कैसा दिमाग है भूल गया, लेकिन इस बात को उसने याद रखा है कि मैं कुछ भूला, ये भी कम बात नहीं है। मतलब उसको उस चीज से प्यार है, उस चीज से लगन है, उस चीज के लिए डेडिकेशन है, ठीक है, उस चीज से अटैचमेंट है, तभी तो उस चीज को याद कर रखा है। अभी तक मैं कुछ भूल गया था उसमें, तभी तो उसको हिट किया ना ब्रेन में। समझ गए ना, तो ऐसे चलो अभी आया तो मैंने बता दिया। तो यानी जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, उसका वोट का वैल्यू भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज्यादा होगा। यूपी का जो वोट का वैल्यू होगा, पंजाब बिहार का होगा, कंपेयर टू छोटे स्टेट के कंपेयर में उनका वोट का वैल्यू ज्यादा होगा। ये मैं इतना बोल रहा हूँ ना, एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सारे एमएलए का वोट का वैल्यू बराबर होगा, नहीं, लेकिन कंबाइंड एमएलए का वोट का वैल्यू और कंबाइंड एमपी का वोट का वैल्यू बराबर होगा। समझ गए, कंबाइंड एमएलए देखा जाए तो कितने हजार में एमएलए हो जाएंगे, हर स्टेट से आप जोड़ोगे, कहीं 250 एमएलए है, कहीं 40 एमएलए है, कहीं 30 एमएलए है, कहीं 200 एमएलए है, 150 एमएलए है, और एमपी कितने हैं, एमपी तो जोड़ोगे तो एक तो 543 एंड 245, इतने एमएलए है ना, तो घूम फिर कर अगर जोड़ो तो आप कितने हो गए, 543 और ये हो गए 2, मतलब मतलब अप्रोक्स 800 से कम है, 800 से कम एमएलए हैं और एमपी हैं, और यहाँ एमएलए कितने हैं, फिर भी देखो ये नहीं, एक एमपी का वोट एक एमएलए से कहीं ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। इतना भी समझने की बात है आपस में, इतना मैंने बोला था, कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा कंफ्यूज होना था क्योंकि नोट्स के फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है। तो प्रेसिडेंट वाला बुक में चैप्टर खोलोगे तो जो मैंने समझाया तो अच्छा आसानी से दिमाग में, हाँ इतना समझाया, तो पढ़ोगे तो बिल्कुल कचरा नहीं लगेगा और बिल्कुल नया सा नहीं लगेगा। तो जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके बियॉन्ड जाता हूँ, क्यों जाता हूँ कि कोई भी एग्जाम सेल्फ स्टडी खूब करना पड़ता है, तो सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होता है, लेकिन मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ, कोई भी चैप्टर आप खोल लोगे ना अगर बाद में, तो उसको आप इजिली वे में आप समझ सकते हो, इजिली वे में रिटेन रख सकते हो अपने ब्रेन में। तो ऐसा नहीं है कि जब तक कोई टीचर ने मुझे अब स्पेशली इस चैप्टर को क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे तो ही मैं पढ़ूंगा, नहीं, मैंने इतनी कैपेबल आपको बना दिया है। ये हुआ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, कैसे तरीका है उसका। तो इसके लिए जो आर्टिकल मेंशन है 54 55 में है। अब देखो जो आपको मैंने बताया था सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जब लास्ट चैप्टर में जो चार्ट बनी हुई थी ना, बुक में भी है, आप बार बार खोल के देख सकते हो, तो उसमें जो यूनियन के बारे में जो मेंशन था ना, यूनियन के लिए जो आर्टिकल क्या थी, 51 था, तो फंडामेंटल ड्यूटी था, 52 से लेकर 151 तक। तो 52 से लेकर आपका 78 तक क्या था, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ये आते हैं, 52 से 70
7, उसी के बीच में ये आ गया। अब 52, 53, 54, 55 ये सब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा है इसमें। तो इतना कम से कम 54, 55 एग्जैक्ट आर्टिकल याद न रहे, लेकिन वो पीरियड आपको याद रहेगा ना, मतलब वो पीरियड मतलब वो आप कह सकते हो कहाँ से कहाँ तक अंतराल, कि हाँ 52 से लेकर 77 तक एग्जीक्यूटिव, 78 तक, 79 से लेकर 122 तक आपका आता है पार्लियामेंट, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर, और फिर 123 प्रेसिडेंट का स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस का है। 122 से 24 से लेकर 147 तक आता है क्या, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन जुडिशियरी जिसको कहो। 148 है जो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 जानते हो, ठीक। तो ये हुआ 48 के बाद आपका 147 तक, वो 48 से लेकर आपका 151 तक जो रहा है आपका सीएजी के अंदर से बड़ा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर 152 आर्टिकल वो स्टेट वाली में चली जाती है। तो ये वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर, एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो, एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं, ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय, वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ,
जिनसे भी मांग रहा हूँ आज फी मांग रहा हूँ, गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी